आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं अहमद आप लोगों के सामने एक बार फिर से। और मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि पूरी दिल्ली के अंदर इलेक्शन की सरगर्मी चल रही है। कौन खड़ा होगा, कौन कहाँ से टिकट लाएगा, कौन किसको मिलेगा टिकट, ये भी सरगर्मियाँ चल रही हैं। मेरे यहाँ स्टूडियो में आज बैठे हैं तीनों पार्टियों से प्रवक्ता बैठे हैं। यहाँ पर दानिश अलीम मेरे सामने हैं, यहाँ भाजपा के वकील कुरैशी मेरे सामने हैं, यहाँ मेरे सामने प्रवक्ता फिरोज जमाई खड़े बैठे हैं यहाँ पर। तो मैं आज इन तीनों से बातचीत करूंगा और हम बात करेंगे ओखला के मुद्दों को भी लेके, इलेक्शन के ऊपर भी बात करेंगे और ओखला के मुद्दों के ऊपर भी बात करेंगे। तो मैं बात करता हूं अभी दानिश अलीम से कि दानिश अलीम साहब, यहाँ पर जो एक सरगर्मी चल रही है टिकटों को लेके कि किसको वोट मिले, किसको टिकट मिलेगा, कौन खड़ा होगा कांग्रेस से, तो इस पे क्या कहेंगे आप? दरअसल देखिए, चुनाव जो है ये प्रजातंत्र का एक पावन पर्व है और डेमोक्रेटिक राइट सभी को है टिकट मांगने का। हर कार्यकर्ता का ये अधिकार होता है कि वो अपनी पार्टी से टिकट मांगे। टिकट होना ना होना ये आला कमान का और हमारे बड़े लीडरान जो इस पे गौर व फिक्र रखते हैं, ये उनका काम होता है। तो टिकट हम भी मांग रहे हैं। अब इश्यूज क्या है? देखिए, टिकट मांगने के इश्यूज, आइडिया ये है, मैं तो ये कहता हूँ कि आज हम तीनों यहाँ बैठे हैं, भाजपा से वकील कुरैशी भाई हैं, फिरोज जामई जो जामे की राजनीति से आते हैं, हमारे भाई आम आदमी पार्टी से हैं। हम तीनों एक युवा सोच के साथ यहाँ बैठे हैं। तो हमारा ये मानना है कि हम जो भी, जैसे अगर मुझे कांग्रेस से चांस मिलता है, इंशाल्लाह हम मांग रहे हैं मजबूती के साथ टिकट, तो हम ओखला के उन मुद्दों पे काम करना चाहेंगे, बिना किसी पे इल्जाम लगाए हुए या किसी की बुराई करे हुए, क्योंकि ये मुद्दे पीछे छूट जाने चाहिए। किसी की बुराई करना, किसी पे इल्जाम लगाना, वो पीछे छूट चुके हैं। आगे जब हम नई सोच के साथ बढ़ेंगे तो हमें ओखला के मुद्दों पे काम करना है। मैं अपना बता दूं आपको, मेरे पास जो सबसे बड़ा मुद्दा ओखला का है, जिसपे मैंने बाकायदा रिसर्च भी की है और वो मेरे पास डॉक्यूमेंट तैयार है, मैं आपके माध्यम से दिखा भी सकता हूँ। ओखला में सबसे बड़ा मसला सीवर लाइन का है और हमारे वेस्ट पावर पानी का जो आउटफ्लो है उसका मसला है। जो गलियां यहाँ पे आमतौर पे त्रस्त रहती है, सड़कें टूटी रहती है, पानी के बम्बे और जाते हैं। मैं पहले बता चुका हूं, चूंकि मैंने इस पे काम किया है। इसमें होना क्या है साहब, इसमें एक सर्वे होना है एक बड़ी इंजीनियरिंग फर्म द्वारा कि ओखला में पर कैपिटा कितना पानी वेस्टेज, एक आदमी पे कितना, सरकार के जो मानक दंड है, सरकार क्या कहती है कि एक आदमी पे 100 लीटर पानी, 50 लीटर पानी, उसके हिसाब से, मानकों के हिसाब से सीवर लाइन डलनी चाहिए, पंपिंग स्टेशन बनने चाहिए। पानी का जो आउटफ्लो है, उसके जहां आउटफ्लो जाएगा वहां पे पंपिंग स्टेशन बनेंगे और उस पानी को खींचेंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ भेजेंगे, जो केजरीवाल साहब बनवा रहे हैं कब्रिस्तान के पास। तो मैं अभी आपकी बात यही रोकता हूँ। और जैसा आपने अभी मुद्दा उठाया है कि सड़कें टूटी हुई, सीवर उबलते हुए और ये सड़कों का, कूड़े का ये मसला उठाया, मैं अभी यहाँ पर फिरोज जमाई भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी से मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। क्यों फिरोज जमाई, आपकी पार्टी क्या कर रही है कि जैसे देखा जाए तो ओखला विधानसभा के अंदर सड़कें ज्यादातर टूटी हुई हैं, लोगों के घर के आगे सीवर उबल रहे हैं, कीड़े बरस रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा ये कहना है इस पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी जैसे जब इलेक्शन आ रहा है, जैसे विधानसभा का जी आ रहा है, तो विधानसभा के इलेक्शन में हम देख रहे हैं, मुझे किसी पे यहाँ से वो तो करने की जरूरत है नहीं, जो दूसरी पार्टियों के आप देख रहे हैं जो काउंसलर हैं यहाँ पे, पांचों के पांचों जो काउंसलर हैं, 3 बीजेपी के हैं, 2 कांग्रेस आई के हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये बेसिकली एक तरह से इस टाइम जो, जैसे यहाँ जो सीवर वगैरह का जो मामला है, जो लेबरें हमें दिख ही नहीं रही कहाँ पे इनकी लेबरें हैं। अब प्राइवेट लेबरें लगानी पड़ रही हैं, जो आप पार्टी के जो विधायक जी हैं, विधायक जी ने प्राइवेट लेबरें हायर कर रखी हैं, या जल बोर्ड की जो लेबरें हैं वही काम करती हुई नजर आ रही हैं सड़क पे। जबकि एमसीडी से भी, साथ ही बताएंगे कि एमसीडी की भी लेबर होती है, लेकिन एमसीडी की लेबर कहीं हमें दिख ही नहीं रही है। तो मेरा ये कहना है कि हमें ओखले के विकास के लिए, मैं आपकी आपकी इसी बात पे मैं एक सवाल आपसे करता हूं। ज्यादातर ये आवाजें उठती हैं कि आम आदमी पार्टी का, जिस पार्टी का एमएलए हो उसी पार्टी का काउंसलर भी हो तो काम बढ़िया होगा। अभी आपने इससे 2 साल पहले देखा होगा कि शाहीन बाग ब्लॉक में, शाहीन बाग से वाजिद काउंसलर थे और आम आदमी के पार्टी के, और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान। लेकिन वहां का क्या हुआ? कूड़ा पड़ा हुआ है, कूड़ा गलियों में हर जगह, सड़कों पे खुद ही पड़ी है, सब पानी फिक रहा है। तो क्या दोनों पार्टी के जब एक ही नेता हैं तो काम नहीं हो सकता था? देखिए, मैंने पूरी बात मेरी सुनी नहीं, मैं यहाँ कहना, अभी मैंने रुकिए सही, इसलिए मैं छेड़ा। मैं एक सेकंड जी रुकिए। मैं जो पूरी बात कह रहा था पर उसे सुनिए। मेरा ये कहने का मतलब ये था कि अलग अलग पार्टी के हो सकते हैं हम। जी जी। बीजेपी से एमपी हैं हमारे,
आप पार्टी से एमएलए हैं और आपके काउंसलर जो हैं दो दो उसके हैं इस टाइम, कांग्रेस के 3 हैं बीजेपी के। जैसे भी आप कह रहे थे कि इससे पहले शाहीन बाग में काउंसलर भी उसके थे जी जी। और एमएलए भी। तो मेरा ये कहना है कि जब तक हम एक कोऑर्डिनेशन कमेटी, जब तक कोऑर्डिनेशन बना के हम सब लोग काम नहीं करेंगे, काउंसलर, एमएलए और एमपी, जब तक ये सब हम कोऑर्डिनेशन आपस में नहीं बनाएंगे, मसला वो नहीं है कि हम एक ही पार्टी के हैं कि अलग अलग पार्टी के हैं, हमें एक कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा ओखले के डेवलपमेंट के लिए। ओखले में आज जो परेशानी है, क्या कहीं भी कोई भी परेशानी है, उसके डेवलपमेंट के लिए हम एक कोऑर्डिनेशन हम खड़ा करेंगे। और कोऑर्डिनेशन खड़ा करके अगर हम कोऑर्डिनेशन बना जाते हैं सभी के सभी, तो हम कोई भी समस्या आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन दिन रात आप देख रहे हैं बहुत तेजी से जो सड़कें टूटी हुई थी बहुत तेजी से बनाई जा रही हैं आज। तो क्या इलेक्शन के आने पे बनाई जा रही है? पिछले 5 साल में क्या किया? सड़कें टूटी पड़ी हैं, 2-2 साल से, 2.5 साल से, 1-1 साल से कूड़ा बरस रहा है, गंदगी बरस रही है, सीवर उबल रहे हैं, लोग रहने को मजबूर हैं उसमें। क्यों मजबूर हैं? क्योंकि उनके घर हैं वहां पे, लाखों रुपया खर्च किया हुआ। तो आज से पहले क्या कर रहे थे? जब इलेक्शन के 1.5-2 महीने रह गए तभी ये काम चल रहा है। देखिए बेसिकली क्या है, इससे पहले आप समझ सकते हैं कि एलजी के द्वारा बीजेपी जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, एलजी के द्वारा उनकी दिन रात एक ही कोशिश रही है एलजी के माध्यम से कि किस तरीके से दिल्ली को डिस्टर्ब करा जाए। उन्होंने दिल्ली को डिस्टर्ब करने की बहुत कोशिशें करी हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा कि हमारे सभी बड़े नेताओं को जेल में डालने का इन्होंने काम करा। बीजेपी के लोगों ने झूठे मूठे केस लगा के जो जेल में डालने का काम किया। लेकिन उसके बाद भी आपने देखा कि किस तरीके से हमारे लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, क्या वो विधायक जी हों या एक्स सीएम साहब हों या मौजूदा सीएम साहिबा हों, किसी ने भी हिम्मत नहीं आ रही है और लड़ाई लड़ने का काम किया है अवाम के लिए, अवाम की परेशानियों को दूर करने का काम किया है और उनकी परेशानियों को दूर करने में काफी हद तक कामयाबी मिली है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो थोड़ी बहुत जो गलियां बची हैं ओखले की, ये आने वाले महीने के अंदर एक एक गली ओखले की बनने का काम होगा और जो भी परेशानी है इंशाल्लाह इस आने वाले महीने के अंदर एक एक परेशानी दूर होने का। यहाँ पर वकील कुरैशी भी मेरे सामने यहाँ मौजूद हैं, आप देख रहे हैं, भाजपा से हैं। आज तीनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को यहाँ पे बुला लिया है और यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं। आज मैं वकील कुरैशी से भी बोलूंगा। वकील कुरैशी, यहाँ पे सांसद जो है हर्ष मल्होत्रा है, आपकी पार्टी से एमपी हैं यहाँ पर, हर्ष मल्होत्रा हैं। आपने क्या किया यहाँ पर जो आज तक ये कूड़ा बरस रहा है, कूड़े के पहाड़ हैं और यहाँ पर जो है जगह जगह सीवर उबल रहे हैं, पानी 2 बूंद नहीं मिल पा रहा लोगों को कारपोरेशन का, इस पे क्या कहेंगे आप? मैं आपके एक बात बता दूं, ओखला विधानसभा हमारी बहुत बड़ी विधानसभा है और इस विधानसभा में 5 वार्ड आते हैं। और जब 2022 के अंदर जब इलेक्शन हुआ तो 2 पार्षद बीजेपी के जीते, 2 पार्षद कांग्रेस के जीते और 1 पार्षद आम पार्टी का जीता, तो 5 पार्षद हो गए। पार्षद होने के बाद और इससे पहले भी 2022 से पहले भी 15 साल जाकिर नगर वार्ड के अंदर कांग्रेस पार्टी के पार्षद रहे और अबू फजल के अंदर आम पार्टी के पार्षद रहे। नहीं, आज का बताइए ये। मैं पहले पूरी रिजल्ट बता दूं ना। अब फिर इलेक्शन आ गए। अब इलेक्शन आने के बाद अब वादे वही होंगे। वादे कौन से होंगे? हम तुम्हारा कूड़े का तो वो तो आप साफ भी करेंगे। वो तो आप भी करेंगे। देखो, आप अगर खड़े होंगे तो वो तो आप भी करेंगे। तो नेताओं का उसूल है ये। बता दूं, अगर ओखला की आवाम ने और हमारी भाजपा संगठन ने अगर हमें टिकट दिया तो मुद्दे पे हमें इस पे ही काम करना है। जो 10 साल के आम पार्टी के विधायक हैं और 20 साल के 17 साल से कांग्रेस के पार्षद हैं, मगर क्या है, जब वोट का टाइम आता है, मुद्दे का टाइम आता है, तो उसको हिंदू मुस्लिम में बांट दिया जाता है। और ओखला विधानसभा के अंदर 2 वार्ड हमारे ऐसे हैं जब मुस्लिम क्षेत्र से बड़ी आबादी में आते हैं और वो वोट ऐसा है, जब वोट डाला जाता है तो यही कहा जाता है कि हमें बाहर वाला आ जाएगा तो हमें नुकसान होगा। तो नुकसान क्यों होगा? तो ओखला की अवाम हमारी भोली और भाली है और बेकाय में आती है। आज सब ओखला की अवाम
शतक भी हो गई, नहीं, मैं आपसे इसी चौकस बात भी हो पे, गई। एक मिनट रुकिए, हाँ। मैं आपसे इसी बात पे पूछता हूँ कि आप कह रहे हैं कि नुकसान होगा, हाँ। और क्या नुकसान होगा? यहाँ गौतम गंभीर 5 साल रहे सांसद की, जो हैं आज तक अब मैं आपको एक काम अब सिर्फ only मैं one। आपको बता दूं, गौतम गंभीर जी ने जो काम कराया, आप चले जाइए चिल्ला गांव, सिर्फ एक सुनो- ओखला विधान सुनो मेरी बात। काम दिलाई, लोकसभा ओनली ओखला विधानसभा, ओखला ओखला विधानसभा का काम गिनाइए। ओखला विधानसभा में जो पार्क है, वहाँ जिम लगवाए। कौन सा पार्क? ये अशोका पार्क में। तो ये तो सांसद एमसीडी ने के थ्रू यहाँ पे नहीं 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 नहीं, ये ये सांसद के इंटर में आता है, और जहाँ पे जिम बनाई, सुबह सुबह एक्सरसाइज करने जाते हैं। आज पार्क देखो, ये उनके 5 साल पहले से है, ये उनके आने वाले 5 साल पहले से है। ये गौतम गंभीर के टाइम में जिम लगाया गया, और अब जो सांसद का काम होगा, सांसद का काम क्या है? पार्क अच्छे बने, हॉस्पिटल अच्छे बने, समझे? और जो विधायक का काम है, हमारे रोड अच्छे बने, सीवर अच्छे बने, हमारे को आज तक एक हॉस्पिटल पड़ा हुआ है जो कांग्रेस ने उसका बुनियाद डाली थी, और आज भी वो बन नहीं पाया, तैयार नहीं हो पाया जनता के लिए। अब ये बताओ, जब कांग्रेस ने उन्हें फंड दिया था उस टाइम, और 1 साल पहले यहाँ के विधायक अमानतुल्लाह खान है जी, जो वहां पर उद्घाटन करा था, करने के बाद आज वहां काम रुका हुआ है। वो क्यों रुका हुआ है? ओखला की आवाम ने कभी जाकर वहां देखा और पूछती है आवाम? हमने ज़िया न्यूज के माध्यम से हमने भी पूछा, लोग पूछते हैं वहां पर। आपने पूछा? जब आपके पास वोट मांगने आते हैं, आपका अधिकार है आपको सवाल करने का। जनता को सवाल करना चाहिए, जनता को तो राजनीति नहीं करनी। जनता क्या चाहती है? हमारे रोड अच्छे हो, हमारे रोड पे झाड़ू लगे, हमारे रोड पे लाइटें लगे। हमारे इलाके में जो अरविंद केजरीवाल ने बटला हाउस चौक है, वहां पर खड़े होकर 2014 में ये कहा था कि हर घर 20,000 लीटर पानी दूंगा। आज ये बता दो, आज 10 साल हो गए, कार्यकाल पूरे होने जा रहे हैं, किसके घर में 20,000 लीटर पानी आया? 20 बूंद तो पानी नहीं आया। चलिए, मैं दानिश अलीम साहब के पास आता हूँ। दानिश अलीम, यहाँ जैसे अभी आपने दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी होगी, और हमने पूछा भी इनसे कि अब इलेक्शन का दौर चल रहा है, क्या रहेगा आपके इलेक्शन में, क्या मुद्दे बनेंगे, क्या चीज रहेगी, किस पे इलेक्शन लड़ा जाएगा? देखिए, मैं बड़े अफसोस के साथ अभी कहना चाहूंगा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति हमारे अभी बेदार नहीं हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, जो शीला दीक्षित सरकार ने जगह अलॉट की थी अस्पताल की, उसकी लड़ाई मैंने लड़ी थी आपके माध्यम से। आप लोग मेरे साथ थे। हम 2 साल पहले वहां जाके, 3 साल पहले हमने शोर मचाया था, फिर वहां विधायक जी ने उसका संज्ञान लेके काम भी शुरू कराया था। मगर आप और हम अभी दोबारा उसका, हमने एक मुद्दा उठाया था, फिर उसका हम फॉलो करने गए। फॉलोअप क्या है? तो आपके माध्यम से हम और आप गए थे, अस्पताल का काम बंद पड़ा। पहली बात तो ये, तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। वकील कुरैशी भाई बैठे, ये सांसद जी के माध्यम के द्वारा इस बात को उठा सकते थे। जामई साहब बैठे हैं, ये विधायक जी द्वारा इस मुद्दे को उठा सकते थे, मगर उठाया नहीं गया। कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। हम कहीं ना कहीं, अब देखिए, मैं अगर मुझसे आप बात करें, आप कहेंगे कांग्रेस के पार्षद हैं, काम नहीं करते, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पार्षद के अंडर में सीवर नहीं आता, क्योंकि सीवर जल बोर्ड के अंडर में आता है। जो पार्षद के अंडर में आता है वो काम मैं करा सकता हूं। देखिए, मैंने एक प्लान बनाया, मैं आपको बताऊं, अभी तक ओखला की राजनीति में किसी के पास एक ब्लूप्रिंट, एक 5 ईयर प्लान नहीं है ओखला के लिए कि करना क्या है। तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जितने सफाई कर्मचारी हैं, सब पे स्मार्टफोन है, इनकी जियो मैपिंग कराई जाएगी। अगर मुझे मौका मिला, मैं विधायक बन के आता हूँ इंशाल्लाह, टिकट लेके हम लड़ते हैं चुनाव, जीत के आते हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे और इसको 100% इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि जो सफाई कर्मचारी हमारे वार्ड का है, उसकी ज्योग्राफिकल जो पोजीशनिंग है सैटेलाइट फोन से कंफर्म हो। और सुबह एक ऐप हम डेवलप करेंगे कि सुबह ही सुबह जब अपना फोन खोलेंगे 9 बजे, तो आपको पता चल जाए कि मेरे वार्ड का सफाई कर्मचारी, जिसका नंबर जियो मैपिंग के द्वारा उसमें लॉन्च होगा, उसमें डाला होगा, आपको पता होगा कौन सा कर्मचारी कहाँ काम कर रहा है। तो एटलीस्ट आप काम करा सकते हैं। अब मुझे बताइए, ये जो प्लान, जैसे मैं सीवर लाइन की बात करता हूँ, मैं सफाई कर्मचारी को जियो मैपिंग की बात करता हूँ, बातें यही होनी चाहिए। बातें यहाँ जज्बाती हो रही हैं, यहाँ तो कीचड़ उछालने की बात होती है। हमें कहीं ना कहीं ओखला के भविष्य के लिए अल्लाह के वास्ते नीचे आइए, ग्राउंड पे आइए,
एक ऐसा कंस्ट्रक्टिव प्लान बनाइए जिससे ओखला आगे बढ़े। वरना माफ कीजिएगा, 20 साल बाद आपके पोतों के जमाने में भी नाली और सड़क की सफाई के ही चुनाव होगा, ओखला का चुनाव इससे ऊपर नहीं जा पाएगा। जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति और उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करेंगे, ओखला के आवाम के भले के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमें उन लोगों को चुन के भेजना पड़ेगा, अपना नुमाइंदा, जिनके पास प्लान हो और जो चीजों को कराना जानते हो। दानिश अली, मैं चलते चलते आपके पास से मैं एक सवाल और पूछूंगा कि अभी तक जनता पुकारती है, जहां कहीं हम जाते हैं वह जनता कूड़ा दिखाती है, हमें गलियों में झाड़ू लगी हुई नहीं दिखाती। क्या मैं ये मानूं कि जब कोई एमएलए का यहाँ पर आएगा, दूसरा जब एमएलए जीतेगा XYZ, कोई सा भाजपा से हो, आम आदमी पार्टी से हो या कांग्रेस से हो, तभी ये काम होंगे? इससे पहले जो है काम नहीं होगा। जैसे झाड़ू वाले हैं, झाड़ू कर्मचारी, लोग कहते हैं MCD से अगर पूछो तो वो कहते हैं जी 180 135 के करीब कर्मचारी हैं, लेकिन दिखने को दिखते नहीं है। छोटी छोटी गाड़ियां होती थी कभी कर्मचारियों के पास, गली में झाड़ू लगाई, हाथों हाथ कूड़ा उठा के ले जाए, लेकिन आज देखने को नहीं मिलता। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सफाई कर्मचारी जब सुबह 8 बजे अपनी ड्यूटी पे आता है, मोबाइल से अपने स्मार्टफोन से लॉगिन करेगा और पूरे ओखला के जो लोग हैं, जो हमारा वार्ड वाइज होगा, उस ऐप में आपके वो उसकी जियोग्राफिकल पोजीशनिंग दिखेगी कि वो इस्लाम मस्जिद पे खड़ा है अभी या कहाँ खड़ा है। देखिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये दखियानुसी राजनीति बंद कर दीजिए। होर्डिंग बैनर लगा के हा उल्ला करके राजनीति करने का जमाना खत्म हो चुका है। जिसके पास प्लान ऑफ एक्शन होगा, जनता उसको वोट देगी। मेरे पास प्लान ऑफ एक्शन है, इंशाल्लाह हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत अच्छे दानिश साहब, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अब क्या कहना चाहेंगे आप साहब? क्योंकि मेरा इस पे यही कहना है, जैसे अभी हमारे साथी कह रहे थे कि सीवर का काम जो है जल बोर्ड का है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जब इच्छा शक्ति होगी हम कोई भी काम ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं जॉइंट सेक्रेटरी रहा था स्टूडेंट यूनियन का 97 में जामिया का, तो मैंने कभी ये नहीं कहा वहां पे कि ये काम प्रेसिडेंट का है, वाइस प्रेसिडेंट का है, जनरल सेक्रेटरी का है। अगर कोई भी मेरे पास आ गया स्टूडेंट के ये काम है, तो मैं लिमिट को क्रॉस करते हुए उस काम को वहां कराने की कोशिश करता था। लेकिन आज हम जब देखते हैं कि MCD के जबकि 180 के करीब यहाँ पे कर्मचारी हैं, लेकिन आप कभी भी उनकी काउंटिंग करके देख लीजिए, आपको अगर 20-30 से ऊपर अगर काउंटिंग किसी भी दिन यहाँ MCD के कर्मचारियों को आपको नजर आ जाए, तो मैंने जो शुरू में बात कही थी कि हमें मिलजुल के एक कोऑर्डिनेशन बना के काम करना होगा। क्या है वो हमारे, क्या है बीजेपी के MP साहब हों, एक सेकंड, क्या MLA साहब हों या काउंसलर साहब हों, जब तक हम कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो बिना कोऑर्डिनेशन के ये इतने कर्मचारी हैं। मेरा यही कहना है कि तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि कारवा क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल था। तो मेरा यही कहना है कि जिसका जो काम है, जैसे भी आपने देखा कि जब फ्रांस के एम्बेसडर चांदनी चौक में गए घूमने के लिए करवा चौथ के दिन, तो उनका वहां पे मोबाइल चोरी हो गया। तो मेरा यही कहना है कि जब कानून व्यवस्था अगर हमारी उसके अंडर में है, बीजेपी के अंडर में है, LG साहब के अंडर में है, तो कानून व्यवस्था को वो देखने का काम करें। और उससे ऊपर ओखला का बेहतर बनाने के लिए, ये ओखला तो जामिया मिलिया इस्लामिया की देन था। जामिया मिलिया इस्लामिया का मतलब है कि एक पढ़ा लिखा तबका, जबकि ओखले में सबसे ज्यादा NGO के ऑफिस यहाँ पे हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ पे हैं। फिरोज जमाई, मैं आपसे पूछूं कि आप क्या कहना चाहते हैं कि पढ़े लिखे का तबका है क्या? जो हमारे यहाँ ओखला विधानसभा के जो रहनुमा बने, क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? नहीं, मेरा ये कहना है कि पढ़े लिखे रहनुमा जो है, मेरा तो यहाँ रही कोऑर्डिनेशन की बात, तो कोऑर्डिनेशन कब करेंगे? जब ओखला विधानसभा 20 साल और पिछड़ जाएगा, पीछे चले जाएगा, जब आपस में तालमेल बिठाएंगे। देखिए, मैं जब BDC का इलेक्शन जीता था सन 2000 में बुलंदशहर में कलौली विलेज में, जब BDC का इलेक्शन हमने जीता था, उससे पहले हमारे गांव में काफी लड़ाई झगड़ा था। लेकिन हमने उन लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी 21 लोगों की। 21 लोगों में जो जितने भी गांव के वहां ग्रुप थे, सब में 4-4-5 लोगों को हमने लेने का काम किया। उसके नतीजे में ये रहा कि वो लड़ाई झगड़े सब खत्म होकर गांव का विकास हुआ। तो इसी तरीके से हमें एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का मतलब, जो मैं जब बात करता हूं कोऑर्डिनेशन कमेटी की, तो मैं बात करता हूं कि उसमें बीजेपी के लोग भी हों, आप पार्टी के लोग भी हों, कांग्रेस के लोग भी हों, और उसके अलावा जितने यहाँ के RW हैं या जितने सोशल वर्कर हैं, क्योंकि ओखला बड़ा है। ओखला आपका कालिंदी कॉलोनी से लेकर आली गांव तक चला जाता है, 8-10 लाख की आबादी है। तो इसमें मैं कहना चाहता हूं, अगर 1000-2000 जो अच्छे लोग हैं, हमें बुरे लोग
यहाँ पे दिखाई अक्सर दे जाते हैं क्योंकि बुराई, लेकिन मैं जहां तक कहना चाहता हूं कि बुरे लोगों से ज्यादा संख्या आज भी ओखले में अच्छे लोगों की है, जो ओखले के डेवलपमेंट को देखना चाहते हैं, ओखला की साफ गलियों को देखना चाहते हैं, ओखला में कहीं भी गंदगी का पानी नहीं देखना चाहते हैं, ओखला की टूटी हुई सड़कों को नहीं देखना चाहते हैं, ओखला में कहीं भी कूड़ा नहीं देखना चाहते हैं, ओखला में झाड़ू को चलते हुए देखना चाहते हैं। ओखला में आज भी 99% ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है। जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए पार्षद और एमएलए के बीच में, लेकिन आपकी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कब होगा ये वक्त बताएगा। जी, मैं अभी जी वकील कुरैशी क्या कहेंगे आप? ये हमारे फिरोज जमाई ने ये बहुत अच्छी बात कही। काउंसलर कांग्रेस पार्टी का, विधायक आम पार्टी का, जब जनता इनके पास जाती है या काउंसलर के पास जाती है और विधायक के पास जाती है और जब अपने काम को बताती है तो वो कह देते हैं विधायक का काम है, काउंसलर के पास गई, और काउंसलर के पास गए तो विधायक का काम है। जनता तो इसलिए पिस क्यों रही है? तो आज ये साथ करने की बात कर रहे हैं, जाना चाहिए फिर हैं? जनता सांसद देखो, सांसद करे उसका। सांसद का काम जो होगा, मैं आपके चैनल से बता दूं, जो सांसद का काम होगा उसकी जिम्मेवारी लेता हूं, गारंटी लेता हूं। अगर कोई भी काम सांसद के यहाँ से रुक जाए, मगर जनता को गुमराह मत करो। जो जनता गुमराह करती है ना, वो सब जान चुकी है। अब तो इनका कोई झूठ बोलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। 5 साल नहीं 10 साल हो गए, 10 साल में एक दूसरे पे टिकला फोड़ते रहे ये। अब जनता से ये कह रहे कि आप साथ मिलकर काम करो, हैं? जनता जी आप बता दे कि 2 महीने 2.5 महीने का टाइम है। और रही दूसरी बात, यहाँ पर हमारा भाजपा का विधायक कभी नहीं बना। मैं तो ये कहता हूँ ओखला बदलो, हालात बदलो, वक्त हर चीज बदल चुका जमाना, तो यहाँ पर हमें बदलना होगा, हमें नया लाना होगा। मगर हम घुमा फिरा के इन्हीं पुरानों को लाएंगे ना, तो हमें इससे बुरी हालत में रहना पड़ेगा। तो बहरहाल आप चाहते हैं कि बदलाव आना चाहिए। बदलाव आना जी, चाहिए दानिश अपने अली। मैं बहुत छोटी सी बात पूछना चाहूंगा। देखिए, दोनों रूलिंग पार्टी से आते हैं, फिरोज जामे से आम आदमी पार्टी से और ये भारतीय जनता पार्टी से। मैं ये पूछना चाहूंगा, सरकार द्वारा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए स्कीमें चलाई गई हैं, आप लोगों ने कितनी बार कैंप लगा के आम जनता तक वो पहुंचाई? मैं बताता हूँ मैंने कैसे पहुंचाई। आपको याद है मसूर भाई, मुसलमानों को जब ओबीसी का दर्जा मिला, अदर बैकवर्ड क्लास का, तो हमने बाकायदा ओखला में कैंप लगाए। मेरी सरकार नहीं थी दिल्ली में, केजरीवाल साहब द्वारा बनाई गई योजना को मैं जनता के बीच लेके आया और मैंने मुसलमानों से अपने इलाके कहा कि जो शेख सैयद मुगल पठान को छोड़ के वो अपने ओबीसी कार्ड बनवाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कार्ड बनवाए, शाहीन बाग में कैंप लगाए, यहाँ लगाए, पूरे इलाके में लगाए। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप लोग रूलिंग पार्टी से आते हैं तो बाकी योजनाएं भी आप इस तरह कैंप लगा के आवाम तक क्यों नहीं पहुंचाते? अगर बदलाव लाना है तो देखिए, अब इलेक्शन आ गया, ये सब बातें करना बहुत अच्छी बात है। राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या होती है? आपके सामने मसरूर भाई गेट न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी रास्ता हमारा बंद किया कोविड में, विधायक जी ने मना कर दिया नहीं खुल सकता, कोविड का मसला है। मसरूर भाई आपसे हमने खुलवाया जी। हमें पता है कहाँ पे किसको क्या मेल लिखनी है, किससे क्या बात करनी है। जब तक आपके बीच ऐसा नेतृत्व नहीं आएगा जिससे कानून पता हो, देखिए मुझे कानून पता था, मैंने रास्ता खुलवाया अल्हम्दुलिल्लाह। आप गवाह इस बात के, आपने न्यूज चलाई थी। विधायक जी क्यों नहीं खुलवा पाए? भाजपा वाले क्यों नहीं खुलवा पाए? क्योंकि हमें, हमारे बीच राजनीति सिर्फ हवाबाजी की राजनीति है, होर्डिंग बैनर की राजनीति है, भीड़ के साथ चलने की राजनीति है। दानिशमंदाना राजनीति जो है, गौर फिक्र वाली, सोच वाली, जो आदमी आगे की सोचता हो, जिसके पास कोई प्लान हो। फिर कहूंगा आपसे जो वोट मांगने आए उससे पूछिएगा 5 साल का रोड मैप लगा। मैं आपसे वादा करता हूं इंशाल्लाह अगर मैं विधायक बन के आता हूं 2 साल मांगूंगा सिर्फ शुरू। 2 साल में अगर सीवर का मसला हल किया तो सही है, वरना रिजाइन लिख के दूंगा, डाल के आ जाइएगा इंशाल्लाह। बहुत बड़ी पैसा कमाने के लालच में नहीं आ रहे, काम करेंगे इंशाल्लाह। क्या क्या कहेंगे आप, बताइए। ये हमारे दानिश भाई ने कहा कि भारत सरकार की तरफ से ये योजनाएं आती हैं। मैं आपको माइनॉरिटी के लिए जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं आई हैं, इस ओखला विधानसभा में मैंने कैंप भी लगाए और क्षेत्रों में भी योजनाएं दिलाई। उज्जवल योजना, लोगों को सिलेंडर दिलाए, बैंक में खाते खुले, 10,20,000 के भारत सरकार की तरफ से लोन दिलाए गए, ई श्रम कार्ड बनाए गए, हेल्थ कार्ड बनाए गए, वोटर आईडी कार्ड बनाए गए, आधार कार्ड बनाए गए। मैंने इतने काम अपने मुस्लिम क्षेत्र में यहाँ ओखला विधानसभा में किए हैं। अगर कोई एक नेता मेरे काम को
बराबर कर ले, आज ही राजनीति छोड़ दूंगा जी। मैं। देखिए, जैसे अभी हमारे आज साथी ही ने छोड़ कहा दूंगा कि राजनीति। माइनॉरिटी की योजनाओं के बारे में, आप भी थे, आपने भी देखा होगा कि माइनॉरिटी कमीशन के हमने जगह जगह यहाँ प्रोग्राम कराने का काम किया, कि अजीम डेयरी हो या जाकिर नगर हो या अबुल फजल हो या जैतपुर हो या कंचन कुंज हो या शाहीन बाग हो या हाजी कॉलोनी हो या ओखला बिहार हो, हमने जगह जगह कैंप ऑर्गेनाइज किए और उन लोगों को अवेयरनेस करने का काम किया कि दिल्ली सरकार की क्या क्या योजना है, किस तरीके से 50,000 तक आप लोन ले सकते हैं बिना गारंटी के, किस तरीके से आप 5 लाख तक लोन ले सकते हैं, और क्या क्या आप वहां से, और किस तरीके से फीस माफी योजना जो चलाती है। तो फीस माफी योजना की तरह भी हमने जो है काफी जो यहाँ पे स्टूडेंट थे उनके फॉर्म भरवाने का काम किया और उनके काफी कुछ लोगों को मिलने भी काम किया, वहां पे फीसें भी माफ हुई। तो हम कोशिश हमारी जारी है। और उसके अलावा मैंने सेंटर खुलवाने के लिए भी, आप देखेंगे जो उसके बाद में सेंटर खुलवाने के लिए भी लेटर लिखा था मैंने माइनॉरिटी कमीशन को, जब जाकिर भाई चेयरमैन थे। जो जाकिर भाई ने मुझसे प्रॉमिस भी करा था कि एक माइनॉरिटी कमीशन का सेंटर यहाँ पे खोला जाएगा। मेरी यही सोच, मैंने उनसे मांग करी थी, क्योंकि हमारे अल्पसंख्यकों में बहुत से जो है यहाँ पे गरीब ऐसे बच्चे लोग आते हैं, बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, जो यहाँ से नहीं जा पाते हैं आईटीओ तक। तो मेरी उसके लिए ये मांग थी कि एक सेंटर यहाँ पे ओखले के अंदर खोला जाए, जिससे जो भी अल्पसंख्यकों की जो भी योजनाएं चलती हैं दिल्ली सरकार की, उसके ज्यादा से ज्यादा फायदा यहाँ पे अल्पसंख्यक समाज ले पाए। तो मेरी आगे भी उसकी सेंटर खुलवाने की कोशिश जारी है। लेकिन अब बीजेपी, आप देख ही रहे हैं कि हमारी बीजेपी की एलजी साहब ने उसके बाद में, जबकि सालों से वहां खाली पद पड़ा है, जो भी खाली पद हो जा रहा है, क्या वक्फ बोर्ड का पद हो या माइनॉरिटी कमीशन का पद हो, जो खाली हो जा रहा है वो बस खाली हो जा रहा है। और अगर इन्हें तो अगर मौका मिला कि अगर विधानसभा भी अगर खाली हो गई तो वो भी खाली की खाली रह जाएगी। जी, लास्ट राउंड बताइए। अरविंद केजरीवाल ने और यहाँ के दिल्ली सरकार ने, जब अरविंद केजरीवाल से पहले कांग्रेस की सरकार थी, क्या गरीबों के राशन कार्ड नहीं बनते थे? ये इन्होंने बंद करने का काम किया। राशन कार्ड बंद, विधवा पेंशन क्यों नहीं बंद, बन रहे राशन सिटीजन की पेंशन बंद। समझे? इन्होंने सिर्फ एक जुगला दिया था 200 यूनिट का, आज वो भी बंद। चलिए मैं एक सेकंड वो भी बंद। देखिए, आप समझ वो सकते भी हैं बंद। यहाँ पे फंड का जो है, क्योंकि इन्होंने काफी पावर है। अभी जो एलजी जब से ये लाए हैं, एलजी जो नए आए हैं, एलजी तो हर एलजी के लाने के बाद में इन्होंने बहुत सी पावरों को छीनने का काम किया है दिल्ली सरकार की, और दिन रात ये इसी तरीके से काम में लगे हुए हैं किस तरह से दिल्ली की जनता को परेशान करा जाए। क्योंकि इनका सिर्फ एक ही सपना है कि क्या तो सरकार हमारी हो, क्या तो हम, वरना कोई नहीं। एक सेकंड, की बात उठी तो राशन कार्ड का गरीब इंसान, राशन कार्ड का जहां तक मामला है, राशन कार्ड जो है अब दोबारा वहां पे स्टार्ट हो गए हैं, लोग अप्लाई कर रहे हैं, और जो है अप्लाई जारी हो रहा है जो भी है, और उन्हें सुविधा दी जा रही है। और अगर किसी पे अगर नहीं है, अगर कोई जरूरतमंद है, तो उसे राशन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अगर कोई भी ऐसा आदमी आ रहा है जिस पे राशन कार्ड नहीं है, तो उसे राशन की दुकान से राशन दिलाने का काम किया जा रहा है। अगर कोई ऐसा आपकी नजर में कोई आता है तो हमें बताएं। अगर किसी को राशन नहीं होते ना सर, राशन के लिए तो हजारों की भीड़, हजारों, देखिए बेसिकली क्या है, राशन कार्ड होगा तो वो अपना आप चला जाएगा, आपसे क्यों मांगेगा? मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सी योजनाओं में जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की जब तक आपको परमिशन नहीं होगी, बहुत सी योजनाएं इस तरह की हैं जब तक आप उन्हें लागू नहीं कर सकते, क्रियान्वयन किस तरह से करेंगे जो सेंटर योजनाएं, क्योंकि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर चलाती हैं, और दोनों जब मिलकर चलाती हैं, लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है, और स्टेट गवर्नमेंट ने कह रखा है, जो हमारे यहाँ पे जो खाद के जो मंत्री हैं उन्होंने कह रखा है कि कोई भी अगर ऐसा जरूरतमंद है, और आप देख सकते हैं हमारी राशन की दुकानों में कोई भी, जब से ये केजरीवाल जी बने हैं, जब से एक एक यहाँ पे आप लाइन लग के आपकी बराबर में दुकान है, एक एक आदमी को, व्यक्ति को राशन मिल रहा है, और एक एक आदमी को मिलेगा। तो मेरा यह से यही कहना है कि आप जो आपको पावर है, आप करना है, आप कानून व्यवस्था पे काम करें। अरे दिल्ली सरकार को उसका काम करने दो, दिल्ली सरकार पब्लिक के लिए काम करना चाहती है, रोज नए नए अड़ंगे क्यों लगा रहे हो? मेरा एलजी साहब से भी कहना है और बीजेपी के साथियों से भी कहना है कि इन्हें काम करने दें, जनता के वेलफेयर के काम करने दें। जय हिंद, जय भारत। 10 सेकंड मैं 10 सेकंड मैं आपको चैनल से एक दफा और बता दूं, कोरोना में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर में जो राशन मुफ्त देने का काम किया, इस अरविंद केजरीवाल ने इसने अपना नाम बढ़ाने के लिए लोगों को गुमराह करा। अरविंद केजरीवाल का काम क्या है? अभी इन्होंने जवाब नहीं दिया कि राशन कार्ड क्यों बंद कराए गए, वृद्धा पेंशन क्यों बंद कराई गई, सिटीजन की पेंशन क्यों बंद कराई गई। मगर जो गरीब आदमी, बुजुर्ग आदमी जो मेहनत नहीं कर सकता,
वो पेंशन से अपना खर्चा चला सकता है। आपके 10 मिनट पूरे हुए। देखिए, पहली बात तो जिस तरह वकील भाई कह रहे हैं कि मोदी जी ने दिया, तो मोदी जी के अपने मामा के घर से लेके आए थे राशन, ये अपनी जेब से दे रहे हैं। अरे भाई, ये आवाम का पैसा है, आवाम को राशन पहले ही मिलता था, आवाम को भी मिल रहा है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ वकील भाई साहब, चूंकि आप भाजपा से आते हैं, कांग्रेस ने एक स्कीम चलाई थी बेगम हजरत महल योजना, जिसे मुसलमान बच्चियों को स्कॉलरशिप मिलती थी जो डिस्टिंक्शन से पास होती थी, वो बीजेपी ने खत्म कर दी है। तो क्या आप एक डेलीगेशन लेके जाएंगे अपने मंत्री जी के पास, एमपी साहब के पास, हमें लेके चलिए, हम बताएंगे कि ये शुरू होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उदासीन रवैया आम आदमी पार्टी का भी रहा। आप बोले क्यों नहीं, इतनी बड़ी योजना खत्म कर दी गई मुसलमान बच्चों की तालीम के लिए। अच्छा, दूसरी चीज, आज आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप दोनों रूलिंग पार्टी से बैठे, मुस्लिम स्कूल मजरूल इस्लाम फतेहपुरी एंग्लो अरबिक, ये स्कूल कहाँ जाएंगे? दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के अंडर में आते हैं। जामिया के जो वीसी उसके प्रेसिडेंट होते हैं। देखिए, स्कूल बर्बाद हो रहे हैं, ना तो एड देती सरकार, केजरीवाल साहब एड नहीं देते, भाजपा मदद कुछ नहीं करती। मुस्लिम स्कूल, उर्दू बोलने वाले स्कूल बर्बाद हो रहे हैं। हमारा मुद्दा है, ये हमारी कौम का मुद्दा है। ऐसी तैसी में गया इलेक्शन, सरकारें ऐसी तैसी में जाए, कौम नहीं बचेगी तो खुदा की कसम राजनीति किसी करोगे? बता दो मुझे सिर्फ। इन स्कूलों को बचा लीजिए। आप भाजपा से आते हैं, आम आदमी से आते हैं, अपने बड़े लीडरान को बताइए कि दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के अंडर में जो स्कूल मुसलमानों के हैं ये बर्बाद हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी से हमें ग्रांट दिलाइए। भाजपा वाले, आप शेखुल जामिया, जो जामिया के चेयरमैन है, वो दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के भी चेयरमैन वही होते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारे हालात अल्लाह के वास्ते बदलते। आप भाजपा से आते हो ना, आपके नेता हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए, हम डेलीगेशन बना के चलेंगे, हमारे स्कूलों को बचा लीजिए। अच्छा, ये मेरा यही कहना है, क्योंकि इससे एक सेकंड, जैसे भी हमारे साथ ही कह रहे थे वृद्धा पेंशन, मैं बताना चाहता हूँ, वृद्धा पेंशन भी खुली हुई है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी वृद्धा है, अभी मेरे साथ चले, मैं अप्लाई उसकी अभी करा देता हूँ, अभी अप्लाई हो जाएगी। और दूसरी बात, जैसे हमारे साथी कह रहे थे कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव किस तरह का आप चाहते हो? आपने इससे पहले आपको मालूम होगा कि हज सब्सिडी दी जाती थी जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनी थी, हजारों करोड़ की सब्सिडी दी जाती थी। जब इन्होंने सब्सिडी बंद करी, बीजेपी की गवर्नमेंट ने, हज सब्सिडी, तो इन्होंने कहा था कि हम स्कूल खोलेंगे इस पैसे से, जो हजारों करोड़ जो सब्सिडी में दी जाती है। कितनी सब्सिडी दी जा रही है हज करने वालों को? कोई सब्सिडी नहीं है, 1 रुपए की भी। क्यों नहीं है? क्या वजह है, क्यों बंद कर दी? सुनिए, इनका कहना था कि इस पैसे से हम शिक्षा लाएंगे अल्पसंख्यकों के अंदर। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के अपने जो हमारे साथी बैठे हैं, कि उस जो हजारों करोड़ जो साल की सब्सिडी जाती थी, किसी भी अल्पसंख्यक एरिया में कोई भी अगर एक स्कूल खुला हो, अरे मेरा इन साथियों से ये कहना है कि अगर हमें अपने देश को सुपर पावर बनाना है, सुपर पावर बनाने के लिए हमें 100% साक्षरता करनी होगी। हमारे देश की जो अल्पसंख्यक आबादी है उसको भी हमें शिक्षित करना होगा। आज आप कोई भी देश देख लो, क्या जर्मनी हो या अमेरिका हो या फ्रांस हो, स्कूल तो बंद हो गए, या इंग्लैंड हो, तो वो सब जब 100% साक्षर हैं, तो मेरा यही कहना है कि एक तो नए नए स्कूल खोले जाएं अल्पसंख्यक उनके अंदर, और जो भी जैसे हमारे साथी कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसे स्कूल है तो उन पे भी मौजूद है, जो स्कूल है अगर ऐसे हैं तो उन पे भी हमें काम करना होगा, काम करना होगा। जिसकी सरकार है उसे काम करना होगा। केजरीवाल साहब, केजरीवाल ने जो इलेक्शन में 2020 के इलेक्शन में ये ढोल बजाया था कि हम 20 कॉलेज खोलेंगे, 500 नए स्कूल खोलेंगे, वो केजरीवाल जी ने कौन से स्कूल खोले? आज बटला हाउस के अंदर, आज बटला उसके अंदर, सुनो बटला हाउस के, सुनो ये स्कूल को कौन बचाएगा? यहाँ के रहमू कौन बचाएगा? जो यहाँ के रहमू है, इस्लाम इसको कौन बचाएगा? जो यहाँ के रहमू है सब मुस्लिम है। इन्होंने क्यों नहीं मुद्दे उठाए? इन्होंने क्यों नहीं बात करी? मैं उठा रहा हूँ जो इलेक्शन आ गया, मुसलमानों के 5 इससे पहले क्यों नहीं उठाया? मैं तो उठा रहा हूँ, पहले हो चुका है, मैं 5 साल से रहमुआ मुसलमान है, पहले से उठाते, विधायक भी मुसलमान है, काउंसलर भी मुसलमान है, हिंदू मुस्लिम की कोई समझे? यहाँ पर बटला हाउस के, सुनो बटला हाउस के अंदर एक स्कूल, यहाँ सारा मुस्लिम क्षेत्र है, यहाँ मुसलमान के सारे गरीब बच्चे पढ़ते हैं। आज वो स्कूल को छोटा कर दिया, एक विधायक ने, मुस्लिम विधायक ने स्कूल को छोटा कैसे कर दिया? यहाँ जब ये कहाँ सोए हुए थे, जब इनको बोलना चाहिए था। देखिए वही आप देख सकते हैं, जो मैं आपसे कह रहा था, हमारी राजनीति का स्तर बहुत घटिया हो चुका है। इतना घटिया स्तर पर राजनीति आ गई है कि मैंने शुरू में कहा था कि आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए, मगर अपनी जिम्मेदारी तय होगी। वकील भाई थोड़ा उत्तेजना में आ गए क्योंकि मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि भाजपा के
ये सरकार है, हमारी मदद करें। आप अल्पसंख्यक समाज से आते हो, मुसलमानों के 5 स्कूल, और देखिए मैं बताना चाहूंगा ये 5 स्कूल हमारी अपनी जमीन पे, सरकार के नहीं है, वक्फ बोर्ड की जमीन पे, हमारी अपनी जमीनों पे स्कूल बने हुए। हमें एड चाहिए, हमें स्कूलों को चलाने के वजह। अब ये देखिए वकील भाई तेजी हो रहे हैं, क्यों तेजी हो रहे हैं, इनके पास जवाब नहीं है। वकील कुरैशी, उसका स्कूल जुलैना में कितना बड़ा खोल दिया आपने जवाब लिया। जो पुराना स्कूल है या पूरा क्षेत्र मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर, आज ये लोग क्यों नहीं बोले स्कूल क्यों छोटा हुआ, इसका जवाब मुझे दे दे। जब हम अपने घर को सुधार नहीं सकते, हम दूसरे घर को मैं ये कहना चाहूंगा अहमद भाई, देखना है बडला हाउस का जो स्कूल है आप देख सकते हैं कि यहाँ जब जुलैना में जाएंगे, जुलैना में बडला हाउस का एक स्कूल, इससे भी बड़ा शानदार स्कूल खोला गया है। ये इसका पहले एक स्कूल था, इसी स्कूल के दो स्कूल कर दिए गए हैं, और इस पे भी काम चल रहा है। इसमें भी इसमें भी काम चल रहा है, सेक्शन बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पे। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, आपने पहलवान चौक देखा होगा, कहाँ पड़ता है पहलवान चौक, और वहां से बच्चे एक मिनट वहां से बच्चे ये लाल स्कूल के नाम से जो मशहूर है, जिसको रेनोवेशन दोबारा से किया गया, बनाया गया ये बिल्डिंग, तो वहां से जो बच्चे यहाँ तक आते थे कम से कम 2 किलोमीटर दूरी थी। लेकिन आज जो बच्चा पहलवान चौक का भरतनगर स्कूल NFC में जाता है तो 6 किलोमीटर की दूरी है। उन बच्चों को जब स्कूल रेनोवेशन हो गया, स्टार्ट हो गया, तो उन बच्चों को वापसी क्यों नहीं लाया गया? उस स्कूल में नए बच्चे जाते, जो वहां बनाया गया नया स्कूल, उसमें नए बच्चे आते, इसमें वही बच्चे आने थे वापस। आज भी झूठ की राजनीति बताओ जी, मुझे आप ही बोल रहे हैं, मुझे जवाब लेने कैसे आएगा बंदा? आप ही बोल रहे हैं। बेसिकली क्या है, जब पहले ये स्कूल था बडला हाउस का, तो यहाँ पे आपने भी देखा आबादी का जो लेवल था उस टाइम से कम 10 गुना आबादी यहाँ पे बढ़ चुकी है। बिल्कुल ठीक है। जब 10 गुना आबादी बढ़ गई है, अब यहाँ पे बेसिकली जो जमीनें हैं, जमीनें DDA की हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप आएंगे 7 नंबर। मेरा सवाल एक सेकंड मुझे बोल, एक सेकंड अब जमीनें हैं यहाँ पे DDA की, ये जमीनें दे नहीं रहे हम लोगों को नए स्कूल बनाने के लिए। तो वहां पे दिल्ली सरकार की जमीन थी भरतनगर के अंदर, जो दिल्ली सरकार की जमीन थी, तो इन बच्चों को कहीं तो हमको पढ़ाने के लिए कहीं तो लेके जाना था, तो वहां पे एक नई बिल्डिंग बनाई। मैं तो कहना चाहता हूं अपनी बीजेपी के साथी से, ये दिलाएं DDA से जमीन, यहीं पे 10 स्कूल बना दिए जाएंगे, यहीं दिल्ली सरकार 10 स्कूल बनाने का काम करेगी। देखिए फिरोज जमाई ये हम भी देख रहे हैं, दिल्ली के अंदर फिरोज जमाई, दिल्ली के अंदर सिर्फ केजरीवाल CM जब तक पद पे रहे लीपा पोती करी गई, लीपा पोती। एक मिनट फिरोज जमाई सुनिए मेरी बात सुनिए, फिरोज जमाई मेरी बात सुनिए। यहाँ केजरीवाल साहब ने, CM ने कहा था दिल्ली के अंदर स्कूल हम बनाएंगे, एक कोई स्कूल बनाया हो, 1-2 स्कूल के अलावा, बाकी सब लीपापोती की है, सब लीपापोती की है। 20,000 लीटर पानी नहीं मिल पाया किसी को, 20,000 लीटर पानी। आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। गरीब आदमी 40 रुपए की कैन खरीद रहा है। नहीं, मेरा सवाल पहले, अब मेरा सवाल का जवाब। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पानी की लाइनें बिछी हुई हैं, पानी 2 बूंद नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। सुनिए इसका जवाब जो इतना बर्बाद इंशाल्लाह जो है ये लाइनें बिछ गई हैं पूरे उखले के अंदर, और इंशाल्लाह हो सकता है कि अल्लाह ने चाहा तो इससे जो आने वाला इलेक्शन है, उस इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह मीठा पानी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा, ये हम बता रहे हैं। कोशिश जारी है, लेकिन हो नहीं पाया। क्या है, मेरी सुनिए, हरियाणा से पानी आता है मेरे सामने, मेरे पीछे ये बैठे हैं, एक आम आदमी पार्टी से भी, भाजपा से भी, और दानिश अलीम भी, कांग्रेसी प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ जो है ज्यादा तेजी आ गई है, लोग उज्जित हो गए हैं ज्यादा, और ज्यादा तेज में आ गए, इसलिए मुझे ये डिबेट जो है रोकनी पड़ रही है। लेकिन मैं बता दूं आपको, यहाँ पर जो है आपको पता लगेगा कि पूरा तो मैं आपको बता दूं कि इसी के साथ
अभी 2 करोड़ रोजगार मिले। अभी लोकसभा के इलेक्शन इसी के साथ मैं अहमद, जियान न्यूज एक्सप्रेस। 1 लाख रुपए